नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष निरंजन एक बार फिर आपका डीडी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल संविधान की पहली क्लास बनाई थी, जो कि संविधान सीरीज में पहली क्लास थी हम लोगों की। इसमें हमने ये देखा था कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में कुछ तथ्यों को देखा था। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा की मांग की गई थी, वो 3 प्रकार की मांगों को हमने देखा था। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। इन 3 मांगों को देखा था हमने। एक थी आपकी अप्रत्यक्ष मांग, दूसरी थी सांकेतिक मांग, तीसरी थी प्रत्यक्ष मांग। थोड़ा और ऊपर करेंगे इसे। इस प्रत्यक्ष मांग में हमने 3 अधिवेशनों को देख चुके थे, जो कि कांग्रेस के 3 अधिवेशन थे। एक आपका 1936 का, एक 1937 का और एक 1938 का। ये 3 अधिवेशनों की बात हो चुकी थी अंतिम रूप में। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो अधिवेशन हुआ था आपका 1936 वाला, ये हुआ था लखनऊ में। कहां पर हुआ था? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? नेहरू जी ने। इसके बाद 1937 का अधिवेशन हुआ था आपका फैजपुर में, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? आपके नेहरू जी ने। इसके बाद 1938 का अधिवेशन आपका हरिपुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, तो ये सारे तथ्यों तक हम पहुंच चुके थे, जो कि संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांगों को लेकर थे। इन प्रत्यक्ष मांगों में यहां तक पहुंचने से पहले कुछ 2 पॉइंट और भी थे आपके। ये था आपका तीसरा पॉइंट, ये चौथा था, और ये था आपका 5वां पॉइंट। इसके पहले के जो 2 पॉइंट थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1934 में आपके M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग को सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से रखा था। किसने रखा था? M.N. रॉय ने। और मैंने आपको ये बताया था कि जो M.N. रॉय थे आपके, ये वामपंथी नेता थे। कौन थे? वामपंथी नेता। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष मांगों में दूसरा बिंदु कि 1935 में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। किसकी ओर से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से। कैसे? आधिकारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ये कांग्रेस ने की थी। जबकि पहली बार अगर प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो M.N. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, यह अपना विचार रखा था। इसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसके बाद आपके ये कांग्रेस के 3 अधिवेशन थे, जो कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। कैसे थे ये? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। इनमें पहला अधिवेशन था आपका 1936 का, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका महत्व इसलिए था कि ये जो 1936 का आपका लखनऊ अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के किसी सभा में, कहां पर? कांग्रेस की किसी सभा में, या ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में। कहां पर? सभा ना कहने से अच्छा रहेगा कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, संविधान सभा के गठन की मांग या गठन की बात की गई। क्या किया गया? संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कहां पर? कांग्रेस के किसी अधिवेशन में। ये कांग्रेस का वो प्रथम अधिवेशन था, जबकि संविधान सभा के गठन की मांग उसके किसी अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। इसके बाद आया था आपका 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फैजपुर के बारे में, कि ये ग्रामीण स्तर पर पहली बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन था, जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। और इसके लिए मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो फैजपुर था, ये एक गांव था, और ये आपके बॉम्बे प्रेसिडेंट में, कहां पर? बॉम्बे प्रेसिडेंट का एक जिला था, जलगांव जिला। कौन सा जिला? जलगांव जिला का एक तालुका था आपका यावल तालुका। कौन सा? यावल तालुका। उसका एक गांव था फैजपुर। वहां पर इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? बॉम्बे प्रेसिडेंट के जलगांव जिले के यावल तालुक के फैजपुर गांव में। और यहां पर जैसे किसी अधिवेशन में सभा के गठन की मांग की गई थी, वही मांग इस फैजपुर अधिवेशन में भी दोहराई गई। अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, वही मांग जो इसमें की गई थी वही इसमें
दोहराई गई आपकी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका 1938 के हरिपुरा में। कहां पर? 1938 में हरिपुरा में। और इसकी अध्यक्षता की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये मैंने आपको इसके साथ में ये भी बताया था कि ये जो अधिवेशन था ये कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि यदि इसी अधिवेशन के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने फिर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। एक आपका ये अधिवेशन बताया था मैंने, और साथ में पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी कहा था कि इस अधिवेशन में जो मांग की गई थी वो, और आपका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए कुछ मामले हैं। तो इन दोनों के दबाव में आकर ही ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन का गठन करके उसे भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा था। अब इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण बात थी उसे भी हम देख लेते हैं। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन नेहरू जी ने घोषणा की थी। क्या किया था? घोषणा की थी। उस घोषणा में क्या था कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों द्वारा सभा का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कल की क्लास में हो चुका था। बाहरी हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, ये इन्होंने घोषणा की थी। क्या थी घोषणा? पूरी सुनेंगे आप, उसको नोट करेंगे। नेहरू ने 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो कि हरिपुरा में हुआ था, इसमें नेहरू ने अपनी तरफ से एक घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप से तात्पर्य यहां पर ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से है या फिर ब्रिटेन के हस्तक्षेप से है। ठीक, तो ये बात यहां पर हो गई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अब हम कुछ प्रकाश डालेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है, और उसी युद्ध की वजह से नेहरू की इस मांग को या नेहरू की इस घोषणा के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स मिशन का गठन करना पड़ा। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद यहां पर भी कांग्रेस की जो संविधान सभा के गठन की मांग थी वो ब्रिटिश सरकार स्वीकार ना कर पाती। इसलिए उस पृष्ठभूमि को देखना अति आवश्यक है। ये कल की क्लास में हो गए थे, और अगर नहीं हुए, आपने उस पर नोट ना किए हो, तो एक बार इनको और नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। चलिए देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इसको आगे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप जो पिछली क्लास हुई थी उनको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जब तक आप शुरुआत से नहीं देखेंगे आप वो लिंक नहीं बना पाएंगे, वो समझ विकसित नहीं हो पाएगी, और आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, जो कि मैं चाहता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो शायद उसको कभी नहीं भूलेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। उसकी जो अप्रत्यक्ष मांगे थी उनसे संबंधित, उसमें आपके 4-5 पॉइंट थे। फिर आपकी प्रत्यक्ष मांगे, सांकेतिक मांगे, और ये जो चल रही है इन्हें कहते हैं हम प्रत्यक्ष मांगे, जो कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम घोषणा थी। देखते हैं दोस्तों इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में क्या है। ठीक, 1938 का हम आपको याद दिला देते हैं कि 1938 में जो आपका हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, इसमें नेहरू जी ने घोषणा की थी। अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और नेहरू ने इस अधिवेशन में अपनी तरफ से एक घोषणा की थी, और नेहरू की घोषणा क्या थी मैं आपको नोट करवा चुका हूं कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद अब हम प्रकाश डालेंगे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये जो अधिनियम आया था आपका भारत शासन अधिनियम 1935, मैं इस अधिनियम की गहराई में नहीं जाऊंगा। यहां पर जो
तथ्य हमारे काम के हैं या जो संविधान सभा से संबंध रखते हैं, केवल उन्हीं को यहां पर उजागर करूंगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के परिप्रेक्ष्य में भारत में चुनाव कराए गए और 1937 में इन चुनावों को संपन्न किया गया और 1937 के चुनावों के आधार पर कांग्रेस का बहुमत बढ़ा और वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई। सरकार का जब 1937 में गठन हुआ, सरकार का जब गठन किया गया तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, या यूं कहें कि इस सरकार में कांग्रेस को वर्चस्व मिला, उन्हें कई मंत्रालय सौंप दिए गए। जब सरकार में कांग्रेस को शामिल कर लिया गया तो स्वाभाविक सी बात थी कि भारत में जो भी घटनाक्रम होना है या भारत को किसी भी घटनाक्रम में शामिल करना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, उसमें भारतीयों से सलाह लेना अनिवार्य था। मुख्य रूप से किससे सलाह लेना अनिवार्य था? कांग्रेस से, क्योंकि ये सरकार में शामिल हो चुकी थी, जो कि 1935 के अधिनियम के बाद 1937 के चुनाव में उसके कुछ मंत्री जीत कर आए या कुछ सदस्य जीत कर आए और उनको मंत्रालयों में शामिल किया गया, मंत्रालय सौंपे गए, सरकार में उनको शामिल किया। अब इसके बाद क्या हुआ? 1938 में नेहरू ने ये मांग की। 1937 में जब सरकार का गठन हो चुका था तो कांग्रेस का जब वर्चस्व बढ़ा तो नेहरू को कुछ दम मिली और उन्होंने अपनी इस मांग को बहुत ही मजबूती के साथ ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि सरकार में वो आ चुके थे। अब क्या था? केवल अपनी मांग को मनवाना था। तो 1938 में उन्होंने अपनी मांग को मनवाया और वो मांग क्या थी? वही मांग मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक बार और आप उसे सुनेंगे कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात वो केवल भारतीयों द्वारा किया जाएगा। सीधा सा उसका आशय यही था कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा जो बनेगी वो भारतीयों द्वारा की जाएगी, बनाई जाएगी और इसमें ब्रिटिश सरकार को बाहर रखा जाएगा, ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था आपका 1939 में। कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ था वो 1939 था, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 का मैंने यहां पर पॉइंट इसलिए लिया कि इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में 1937 में चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस सरकार में आई, उसने सरकार का गठन किया और इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ जिसमें नेहरू जी ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी और इसमें बाहरी हस्तक्षेप या ब्रिटिश का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके एक साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। क्या प्रारंभ हो चुका था? द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में पूरा जो आपका वर्ल्ड है या पूरी दुनिया है वो दो भागों में बटी हुई थी। एक थे आपके धुरी राष्ट्र, क्या थे? धुरी राष्ट्र, और दूसरे थे आपके मित्र राष्ट्र, ठीक। एक आपके धुरी राष्ट्र थे और दूसरे थे आपके मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में शामिल था आपका जापान, जर्मनी, इटली, ठीक, ये मुख्य रूप से शामिल थे इसमें। और मित्र राष्ट्रों में शामिल थे आपके यूएसए, यूएसएसआर है आपका सोवियत संघ, रूस, ठीक। और इसमें आपका बेल्जियम और अगला था आपका फ्रांस, ठीक। अगला जो मुख्य भूमिका में था वो था ब्रिटेन, और भी इसमें शामिल थे। एक आपका नीदरलैंड भी था, ठीक। तो ये राष्ट्र थे आपके मित्र राष्ट्रों में और ये मुख्य रूप से जो तीन राष्ट्र थे जो मुख्य भूमिका में थे वो थे आपके धुरी राष्ट्रों में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ था और पूरी दुनिया इन दो धड़ों में बटी हुई थी, या यूं कहें कि संपूर्ण दुनिया का या पूरी दुनिया का नेतृत्व दो धड़ों के द्वारा किया जा रहा था। जब 37 में सरकार का गठन हुआ, कांग्रेस सरकार में पहुंची, इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। चूंकि भारत में अभी ब्रिटिश सरकार शासन में थी, ब्रिटिश सरकार शासन चला रही थी, या संपूर्ण जो राजनीतिक पावर थी वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश सत्ता के हाथ में थी। और ब्रिटिश यहां पर कहां पर शामिल था आपका? ब्रिटेन, मित्र राष्ट्रों में, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में
भारत को इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा इस युद्ध में शामिल कर लिया गया। भारत को ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। और इसके साथ ही, ध्यान से सुनना आप लोग, इसके साथ ही उसने क्या चूक कर दी कि भारत को शामिल करने से पहले कांग्रेस से ना तो सलाह मशवरा किया, ना ही उसकी उन्होंने जरूरत समझी। कांग्रेस से बगैर सलाह के, या ऐसा कहें कि भारतीयों की किसी भी प्रकार की रजामंदी के बगैर, उनसे बात किए बगैर, कांग्रेस से बात किए बगैर भारत को ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अब जब हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल इसको भारत को करेगा ब्रिटेन, तो स्वाभाविक है कि यहां से भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में पहुंचेंगे और वहां पर वो लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, जब सैनिक हमारे जाएंगे तो स्वाभाविक है क्षति हमारी होगी। क्षति किसकी होगी? भारत की। लेकिन भारत से पूछा भी नहीं गया, यहाँ पर भारत के लोगों से पूछा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर भारत का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस थी मुख्य रूप से, और यहाँ पर भारत से पूछा नहीं गया और उनके संसाधनों को झोंक दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में। जब इस बात का पता कांग्रेस को चला कि ब्रिटेन ने उनसे पूछे बगैर ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, और कहा किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से, मतलब मित्र राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में इसको शामिल कर लिया। तो कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि हम भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होने देंगे, और भारत के सैनिकों से आह्वान किया कि आप वापस आ जाइए, हमें विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं। किसने कहा था ये? कांग्रेस ने सैनिकों से कहा कि आप वापस आ जाइए। जैसे ही कांग्रेस ने सैनिकों से ये अपील की, विश्व युद्ध 39 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद जब सैनिक वापस आने लगे तो एक साल बाद ही, जब भारत, चूंकि भारत बहुत मजबूती से शामिल हुआ था इसमें, ब्रिटेन ने बहुत मजबूती से शामिल किया था, एक साल बाद ही 1940 में, केवल और केवल एक साल बाद ही 1940 में मित्र राष्ट्रों की स्थिति ये हो गई, भारत वापस आया जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध से उसके सैनिक रिमूव होने लगे, तो एक साल में ही स्थिति ये हो गई कि आपका फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश धराशायी हो गए, पतन की ओर पहुंच गए। कब तक? 1940 तक। फ्रांस, बेल्जियम, ठीक, ये ऐसे देश थे जो कि पतन की ओर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ये पतन की ओर पहुंच चुके थे ये, या धराशायी हो गए थे ये। ठीक, इसके बाद जब ये इनके जो शामिल थे मित्र राष्ट्रों में, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश, जब ये धराशायी हुए तो फिर इसकी चिंताएं बढ़ी, ब्रिटेन की चिंता बढ़ी। ठीक, ब्रिटेन की चिंता बढ़ी कि अगर ऐसा होता जाएगा तो ये जापान और जो जर्मनी, इटली है, ये तो फिर हमारा विनाश कर देंगे, हमें हरा सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या चाल करी कि, और ये ब्रिटेन ये भी जानता था कि अगर भारत अब भी इसमें युद्ध में शामिल हो जाए तो इनकी जीत हो सकती है, मुख्य रूप से किसकी? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन इस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जैसे देशों से जीत सकता है। अब दो मुद्दे थे इनके पास। वो दो मुद्दे ये थे कि एक तो युद्ध में हार स्वीकार करें, दूसरा ये था कि कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके भारत को विश्व युद्ध में शामिल करें। ठीक, क्योंकि 1940 में हालत बहुत गंभीर हो गई थी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश धराशायी होने लगे थे, और अगर भारत शामिल हो जाए तो यहां भी स्थिति समझ सकती थी और युद्ध का पासा बदल सकता था और ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध जा सकता था। अब क्या हुआ? 1940 के समय यहां पर भारत में वायसराय थे, आपके वायसराय थे भारत में, लिनथिनगो। कौन थे? लिनथिनगो। तो वायसराय ने एक दिमाग से खेला और उन्होंने यहां पर एक घोषणा की, लिनथिनगो के द्वारा एक घोषणा की गई 1940 में। कब? 1940 की घोषणा की गई, और ये घोषणा कहलाती है आपकी अगस्त प्रस्ताव के नाम से। क्योंकि ये अगस्त 1940 में की गई थी, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। और इसके साथ में उस समय वायसराय आपके लिनथिनगो थे और इनके द्वारा ही ये घोषणा की गई थी। इसीलिए इस घोषणा का एक नाम और है जिसे कहा जाता है लिनथिनगो घोषणा। लिनथिनगो
घोषणा। क्या नाम है इसका? लिनथिनगो घोषणा। अब लिनथिनगो घोषणा में क्या था, वो कैसे लुभावने एक, या ये कह सकते हैं कि लुभावनापन था कि भारत शामिल हो जाए। ठीक, लिनथिनगो घोषणा या अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कुछ बातें थी। देखना, यहां पर मैंने आपको बताया था कि 1938 के जो अधिवेशन हुआ था, यहां पर नेहरू की ओर से यह घोषणा की गई थी मजबूती के साथ कि भारतीयों द्वारा ही हमारी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, तो एक ये 1938 की नेहरू की घोषणा 1938 की, और यहां पर युद्ध ब्रिटेन के विपक्ष में जाते हुए देखना। ठीक, तो इस घोषणा को यहां जो नेहरू ने घोषणा की थी, इसको इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया कि ठीक है, आपने जो 1938 में घोषणा की थी कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और हम आपकी जो आपने मांग की थी या घोषणा की थी, हम उसको स्वीकार करते हैं, और इसके एवज में लिनथिनगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे कहा जाता है लिनथिनगो घोषणा या अगस्त प्रस्ताव। ठीक, या 1940 की घोषणा। अब इस घोषणा के कुछ पॉइंट थे, वो हम देखते हैं। पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, और इन सारे पॉइंटों को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक, अब इनको हटाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या था आपका। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएंगे और उनकी लिंक बनाते जाएंगे कि इसमें क्या क्या था। सबसे पहला आपका 1937 में 1935 के अधिनियम के माध्यम से सरकार का गठन किया गया, कांग्रेस सरकार में शामिल हुई, और 1938 में नेहरू ने हरिपुरा अधिवेशन में घोषणा कर दी थी कि भारतीय स्वयं अपने संविधान सभा का निर्माण करेंगे और इसमें ब्रिटिश सरकार को शामिल नहीं किया जाएगा या ब्रिटिश का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद फिर 1939 में जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस युद्ध में ब्रिटेन ने 1939 के युद्ध में ब्रिटेन ने भारत से बगैर सलाह मशवरा किए या कांग्रेस से बगैर सलाह मशवरा किए भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और जब 1940 तक आते आते युद्ध में ऐसे देश धराशायी हो गए, तो युद्ध ब्रिटेन के विपक्ष में जाता हुआ दिखा, तो इनको ये समझ में नहीं आया कि कैसे भारत को शामिल करें। इसके लिए इन्होंने हड़बड़ी में आकर बहुत जल्दबाजी में ये घोषणा कर दी अगस्त में ही। ठीक, अब इस अगस्त घोषणा में या लिनथिनगो का जो प्रस्ताव था, उसमें कुछ पॉइंट थे। सबसे पहला इसमें यह पॉइंट था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा भारत को। ठीक, सबसे पहला पॉइंट था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट यह था कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। ठीक, क्या था आपका? वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था इसमें। पहला क्या था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कहां की बात हो रही है? यह बात हो रही है आपके अगस्त प्रस्ताव 1940 की। दूसरा इसमें यह था कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि भारतीयों को शामिल कर, इनको भारतीयों को शामिल कर एक युद्ध सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा। किसका? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक, किसका गठन किया जाएगा? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें यह था, युद्ध के बाद भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? संविधान सभा का गठन। ठीक, किसका गठन? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये इसमें 4 पॉइंट थे। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुख्य रूप से आपकी संविधान सभा को लेकर या भारत को लेकर इन 4 बातों को उन्होंने हाईलाइट किया है।
क्या था? पहला कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, दूसरा वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, तीसरा था भारतीयों को शामिल कर एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, चौथा जो मुख्य रूप से था कि युद्ध के बाद भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, जब 1940 के बाद आपका 1941 का टाइम आया तो वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कब किया गया? इसके एक साल बाद ही 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया और यहां पर भारतीयों को शामिल किया इस कार्यकारिणी में। पहला मौका था जब वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक, अगला क्या था आपका? भारतीयों को शामिल कर एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। बिल्कुल की गई। 1941 में एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया। बहुत दबाव था ब्रिटेन के ऊपर कि कैसे भी करके भारत को शामिल कर लिया जाए और युद्ध अपने पक्ष में मोल लिया जाए, इसलिए वो एक के बाद एक भारतीयों की सारी बातों को मानते जा रहे थे। अगला इसमें यह था कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा और यह किया भी गया। इसके लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए गए और 1942 में ही एक समिति का गठन किया गया जिसे कहा गया आपका क्रिप्स मिशन। क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन। ठीक, इसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। इसको नाम इसलिए दिया गया कि इसके जो अध्यक्ष थे आपके, ये थे आपके स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक, बहुत दबाव था ब्रिटेन के ऊपर। वो हर हाल में ये चाहता था कि भारत इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए, इसलिए उन्होंने जो वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार की बात इसमें की गई थी अगस्त प्रस्ताव में, इसको एक साल बाद ही मान लिया और विस्तार किया भी और इसमें भारतीयों को जगह मिली। इसके बाद भारतीयों को शामिल कर एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना था, जो कि 1941 में ही इसका भी गठन कर लिया। इसके एक साल बाद ही जो उन्होंने घोषणा की थी कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन चूंकि इतना दबाव था ब्रिटेन के ऊपर, युद्ध टोटल ब्रिटेन के विपक्ष में जा रहा था और इसमें जापानी सेना बहुत तबाही मचाती जा रही थी और ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत शामिल हो जाए, ये दबाव था उस पर। ठीक, तो इन्होंने युद्ध के समाप्त होने का इंतजार ही नहीं किया और 1942 में ही संविधान सभा के निर्माण के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी और 1942 में एक समिति का गठन किया गया जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन और इसके जो अध्यक्ष थे आपके वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन को भारत में जाना था, भारत के राजनीतिक घटनाक्रम क्या है या उथल पुथल का अध्ययन करना था और अपनी मांगों को मनवाना था और भारतीयों को संतुष्ट करना था। ठीक, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। कहां भेजा गया? भारत भेजा ये, और 1942 में इसे भारत भेज दिया गया। ये 1942 में भारत में पहुंच गया। अब इन्होंने, ब्रिटेन ने अपना तर्क दिया कि क्रिप्स मिशन जो है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य भारत में राजनैतिक गतिरोध दूर करना है। क्या करना है? राजनीतिक गतिरोध दूर करना है। जो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के मध्य जो राजनीतिक गतिरोध था या भारत के आंतरिक मामलों में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था उसको दूर करना है। इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 के जो क्रिप्स मिशन था इसका उद्देश्य प्रकट किया। किसका? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य इन्होंने बताया कि भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करना है हमें। लेकिन जो आंतरिक उद्देश्य था इनका, ये तो बाहरी उद्देश्य था, जो आपका आंतरिक उद्देश्य था जो उन्होंने बताया नहीं। आंतरिक उद्देश्य ये था कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था आपका, उसमें भारत को शामिल करना था। मुख्य रूप से यही इनका उद्देश्य था, भारत को शामिल करना था। ठीक, उद्देश्य जो उन्होंने प्रकट किया वो ये था कि भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, लेकिन आंतरिक उद्देश्य उनका जो था, जो मूल भावना उनके मन में थी कि कैसे भी करके भारत को युद्ध में शामिल करना है। ठीक, अब क्रिप्स मिशन का हाल ये हुआ, इन सभी पॉइंटों को आप पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं इनको हटा के क्रिप्स मिशन का भारत में क्या हाल हुआ वो बताता हूं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और एक एक पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। किसी भी पॉइंट को किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है, सारे पॉइंटों को आपको नोट करते जाना है। सभी पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए और किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है,
क्योंकि अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो ये स्वाभाविक है कि आप फिर वो लिंक नहीं बना पाएंगे। ठीक, यहां तक की लिंक शायद आपकी बन गई होगी कि 1939 में युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया, 40 में युद्ध ब्रिटेन के विपक्ष में गया, क्योंकि 39 में ही कांग्रेस ने भारतीय सैनिकों से आह्वान किया था तो वो वापस आने लगे। इसके बाद 1940 में इन्होंने हड़बड़ी में ही अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कर दी। अगस्त प्रस्ताव की ये 4 बातें थी, जिनमें से एक बात थी आपकी कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि संविधान के निर्माण के लिए होगी। लेकिन वो युद्ध की समाप्ति का इंतजार ही नहीं कर पाए और 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत में भेज दिया। भारत में आने का उद्देश्य बताया कि भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करना है, लेकिन आंतरिक उद्देश्य आपका यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना था। ठीक, यहां तक की बातें पूरी हुई। अब थोड़ा देखते हैं आगे, मैं इनको हटा देता हूं। क्रिप्स मिशन को भेजने की ब्रिटिश सरकार की एक मजबूरी और थी, जो हम यहां पर देखेंगे। अब वो मजबूरी क्या थी? वो मजबूरी थी आपका जापान। क्या थी? जापान। जापान को देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए आपका जो जापान है, जापान कहां पर था आपका? धुरी राष्ट्रों में। किसमें शामिल था? धुरी राष्ट्रों में। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, जापान पड़ता है आपका दक्षिण पूर्वी, मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई में। कहां पर है? पूर्वी एशिया में। ठीक, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया वो क्षेत्र था जहां पर ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित थे। क्या थे आपके? यहां पर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये वो क्षेत्र थे, दोनों क्षेत्र वो थे जहां पर ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित थे। क्या थे? ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित थे। ठीक, 1941 तक आते आते, कहां तक? 1941 तक आते आते जापानी सेना दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। क्या करने लगी? तीव्र गति से बढ़ने लगी और ब्रिटिश तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। और जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, मैंने आपको बताया यहां पर ब्रिटिश उपनिवेश थे, इनको वो ध्वस्त करने लगी या इन पर अपना कब्जा जमाने लगी। जापान का आधिपत्य इन पर होने लगा। अब इसमें 2 बातें थी। एक तो ये उपनिवेश तो ब्रिटेन के छीनते ही जा रहे थे, जो कि जापान के हाथ में आते जा रहे थे। साथ में ही जो आमजन थे, आमजनों का नुकसान हो रहा था, जान और माल की हानि, नुकसान होता जा रहा था। आमजनों को जान और माल की हानि हो रही थी। ठीक, तो ब्रिटेन को यह भी चिंता थी कि अधिक से अधिक उपनिवेश छिनते जा रहे हैं और यहां पर आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। तो इस दबाव में आकर उन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार ना करते हुए क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेज दिया, जिसका बाहरी उद्देश्य ये बताया, जबकि आंतरिक उद्देश्य ये था आपका। ठीक, ये क्या है जो उन्होंने प्रकट किया? बाहरी उद्देश्य। ये बाहरी उद्देश्य है जो उन्होंने प्रकट किया। अब क्रिप्स मिशन जब भारत में आया 1942 में, तो इसकी बहुत ही बुरी तरीके से दुर्गति कह सकते हैं वो हुई। वो ऐसे हुई कि उस समय भारत में मुख्य रूप से 3 धड़े थे जो कि पूरी राजनीतिक परिपाटी का नेतृत्व कर रहे थे। सबसे मुख्य धड़ा था आपका कांग्रेस। ठीक, अगला थे आपका गांधी जी, जो कि एक अलग ही धड़े थे, और अगला था आपका मुस्लिम लीग। क्या था? मुस्लिम लीग। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग को देखेंगे। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के सामने, जब क्रिप्स मिशन ने अपनी संविधान सभा, भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की योजना रखी, तो मुस्लिम लीग ने अलग से अपनी एक योजना क्रिप्स मिशन के सामने रखी, और वो योजना ये थी कि भारत में एक संविधान सभा नहीं, 2 संविधान सभाओं का या 2 सभाओं का निर्माण किया जाए। ठीक, कितनी सभाओं का? 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। अर्थात भारत में 2 राज्यों का अलग अलग बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के सामने रख दी।
एक भारत जो कि भारतीयों के लिए था, हिंदुओं के लिए, एक पाकिस्तान आपका, ठीक। और जो दूसरी संविधान सभा बननी थी वो पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के लिए बनाई जानी थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के सामने ये जो मांग रखी, क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, ठीक। क्रिप्स मिशन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की बारी आती है। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे जो मुख्य लीडर थे भारत में, सभी पार्टियों से बड़ी एक अलग ही पार्टी थी, वो थे गांधी जी स्वयं। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बहुत अलग तरीके से, अलग शब्दों में संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये दिवालिया बैंक का चेक जैसा है। कैसा है? दिवालिया बैंक का चेक। दिवालिया बैंक के चेक से क्या आशा है? दिवालिया बैंक का चेक, जिसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ठीक। दिवालिया बैंक का चेक से आशा है कि एक ऐसे बैंक का चेक जिसका दिवालियापन निकल चुका है, अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो गांधी जी ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया, यहां कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के सामने अपनी मांग ही रखी और उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा नहीं, 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए, जो कि एक पाकिस्तान के लिए रहेगी और एक रहेगी आपके शेष भारत के लिए, ठीक। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया। इस तरीके से तीनों ही क्रिप्स मिशन से असंतुष्ट थे। तो यहां पर देखा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब क्या करना था? और ये ब्रिटिश की जो जापानी सेना थी वो दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो भारत को युद्ध में शामिल भी करना था। इसके बाद आया समय आपका 1945 का। कौन सा? 1945 का। और 1945 में यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जब अमेरिका की तरफ से जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो जापान को इसमें बहुत क्षति हुई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत माना जाता है, ठीक। अब ब्रिटेन पूरी तरह से, भारत की ओर से दबाव ब्रिटेन पर नहीं था। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं आगे। इसके बाद ब्रिटेन में एक सत्ता परिवर्तन होगा आपका, जो कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड में है। और ब्रिटेन में अभी तक जो प्रधानमंत्री थे आपके, वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इस क्रिप्स मिशन को भेजने वाले भी विंस्टन चर्चिल ही थे आपके। जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर, जो जापान के शहर हैं, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया तो जापान को बहुत क्षति हुई और वहीं पर युद्ध का अंत माना जाता है या द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त माना जाता है। इसके बाद ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध से फ्री हो गया था। अब उसको क्या करना था? अब उसको पूरा ध्यान लगाना था भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों पर, जो कि उसने यहाँ क्रिप्स मिशन में घोषित किया था कि मेरा लक्ष्य केवल और केवल भारत में राजनीतिक घटनाक्रम को दूर करना है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और उनके माध्यम से भारत में क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उन पर थोड़ी नजर डालेंगे। देखिए दोस्तों, 1945 में मैंने आपको पहले बताया 1942 का क्रिप्स मिशन। क्या बताया? क्रिप्स मिशन, ठीक। क्रिप्स मिशन की योजना पूरी तरीके से धराशायी हो गई और ये एक असफल योजना साबित हुई ब्रिटिश सरकार की। इसके बाद 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए यूएसए द्वारा और युद्ध समाप्त माना गया। 1945 में ही ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ। किसका परिवर्तन हुआ? ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन। और यहां पर जो अभी तक आपके विंस्टन चर्चिल, कौन? विंस्टन चर्चिल, यहां पर जो प्रधानमंत्री थे
उनकी जगह क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री पद पर बैठे। ठीक, ये ब्रिटेन के पीएम बने। अब चूंकि ये ब्रिटिश के पास प्रस्ताव पहले से ही था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना है, तो इन्होंने 1945 में जब सत्ता संभाली, इसके एक साल बाद ही ये जो कैबिनेट मिशन आपका है, ये 1946 में ही इन्होंने गठित कर दिया। कब गठित कर दिया? 1946 में। और इसका गठन किया गया था आपका फरवरी 1946 में। ठीक, कैबिनेट मिशन को वही कार्य करने थे जो कि क्रिप्स मिशन नहीं कर पाया था। क्रिप्स मिशन ने जो योजना सफल नहीं बना पाई, उसको कैबिनेट मिशन के माध्यम से क्लीमेंट एटली सफल बनाना चाहते थे। 1946 में, फरवरी 1946 में इसका गठन किया और मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा। कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। इसके बाद इसने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित कर दी। क्या किया? योजना प्रकाशित कर दी। ठीक, क्रिप्स मिशन की योजना को फेल होते हुए क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन का निर्माण किया, जो कि संविधान सभा के गठन के लिए किया गया था। और इसका जो गठन किया वो 1946 फरवरी 1946 में किया और मार्च 1946 में यह भारत पहुंचा। भारत पहुंचने के बाद मार्च से लेकर अप्रैल मई तक, 16 मई तक इसने भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम का अवलोकन किया और उसके बाद 16 मई 1946 में अपनी योजना प्रकाशित कर दी। कैबिनेट मिशन में आपके 3 सदस्य थे मुख्य रूप से। कितने थे? 3। एक थे आपके पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसमें एक सदस्य और थे आपके पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। एक सदस्य और थे, उनका नाम क्या है? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर। कौन थे आपके? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे इसमें। ठीक, कौन कौन थे? एक पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद क्रिप्स मिशन ने अपनी योजना को प्रकाशित किया और वो योजना संविधान सभा के निर्माण से संबंधित थी। क्रिप्स मिशन के सामने जो आपके मुस्लिम लीग थी, उसने जो 2 संविधान सभाओं के गठन की मांग की थी, उसे क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार किया था। इसके साथ ही आपके ये कैबिनेट मिशन ने भी मुस्लिम लीग की उस मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन 16 मई 1946 में इसने अपनी जो योजना प्रकाशित कर दी, उसने एक मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट कर दिया। ठीक है ना? क्या किया? मुस्लिम लीग भी उसकी योजना से संतुष्ट हो गई। अब कैबिनेट मिशन की योजना क्या थी? ये जो कैबिनेट मिशन है आपका, इसकी जो योजना थी, इसे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपने जो मेरे पिछले वीडियो को अच्छे से देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि अगर आप इन कॉन्सेप्टों को क्लियर करना चाहते हैं तो सारे वीडियो को एक साथ देखने से बेहतर है कि एक एक करके इनको देखते जाइए, मतलब क्रम से देखते जाइए। जो वीडियो पहले आते जा रहे हैं उनको आप एक एक करके देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।